युगन्धरान मन्नो मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 25 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट डिजीज मलेरिया और हाउ टू कंट्रोल इट एंड हाउ टू इरेडिकेट। मलेरिया को पूरी तरह खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले जो मलेरिया दिवस की हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, 2001 से ये अफ्रीकन गवर्नमेंट द्वारा अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता था और 2008 में इसे पहला जो मलेरिया दिवस विश्व मलेरिया दिवस के रूप में 2008 से सेलिब्रेट किया गया। जो विश्व हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2007 में हुई थी, उसके 60वें सेशन में अफ्रीका मलेरिया डे को यहाँ पे रिप्लेस करके वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष जो वर्ल्ड मलेरिया डे है, विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ये थीम इस वर्ष की है। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है आज हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती है। हेमंती नंदन बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। उत्तराखंड के बुगानी गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 17 मार्च 1990 को हुई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। 2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर 1973 और 4 मार्च 1974। दूसरा कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का था इनका 1974 से 1975 तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनकी स्कूलिंग हुई और वर्ष 1952 में हेमंती नंदन बहुगुणा सर्वप्रथम विधानसभा सदस्य निर्वाचित किए गए और 1957 में लगातार 57 से लगातार 1969 तक और 74 से 1977 उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाले जाने माने राजनीतिज्ञ और राजनेता 1971, 77 और 1980 में लोकसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित किए गए। तो ये थे हेमंती नंदन बहुगुणा जी के बारे में हमने डिस्कस किया, जिनकी आज 104वीं जयंती है। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, यूपीएससी ने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग ईपीएफओ एग्ज़ाम। ईपीएफओ का जो डेट है एग्ज़ाम की, ये अनाउंस हो चुकी है और जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 जुलाई 2023 को संडे को ये कंडक्ट किया जाएगा 9:30 बजे से 11:30 बजे। ईपीएफओ की डेट आ चुकी है। शुरू करते हैं आज उत्तराखंड न्यूज़ से। माणा अब देश के पहले गांव के रूप में जाना जाएगा। सीमा सड़क संगठन की ओर से सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। पहले माणा इंडिया का अंतिम गांव माना जाता था, अब इस अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 अक्टूबर 2022, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 2022 को माणा में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा माणा को भारत के अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहा गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में देश के सीमावर्ती देश आज वास्तव में अधिक जीवंत हो रहे हैं। इसके लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का विकास करना, ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा पर स्थायी पर्यावरण कृषि व्यवसायों को विकसित करना और इन क्षेत्रों में एक गांव एक उत्पाद योजना के तहत उन्हीं वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना सीमांत क्षेत्रों के से पलायन रोकने में मददगार होगी तथा हमारे सीमांत क्षेत्रवासी देश की सुरक्षा में भी भागीदारी निभा सकेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया है। उनका यह कथन हमें एक उत्साह और ऊर्जा भर देता है। एक तरफ जहां यह हमें गर्व की अनुभूति कराता, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराता। उनके विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने हेतु संकल्पबद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये था बद्रीनाथ की माणा को पहला गांव घोषित कर लगाया गया साइन बोर्ड यहाँ पे लग चुका है। पहले गांव के रूप में अब माणा देश का
पहले गांव के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, अल्मोड़ा को फिल्म सिटी प्रशिक्षण संस्थान का तोहफा। फिल्म एवं टीवी के क्षेत्र में भविष्य संवारने की सोच रखने वाले उत्तराखंड के मेधाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब इसके लिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसकी तर्ज पर उत्तराखंड का पहला फिल्म टीवी प्रशिक्षण संस्थान कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा में खुलेगा। तो जो उत्तराखंड का पहला टीवी एवं टीवी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में खोला जाएगा। इसके लिए उदय शंकर नाट्य संस्थान परिसर को चिन्हित किया गया है। फिल्म एनिमेशन कोर्स, पटकथा लेखन, अभिनय, डिजिटल छायांकन, डिजिटल फिल्म प्रोडक्शन, धारावाहिक, काल्पनिक लेखन, स्टिल फोटोग्राफी, इनका प्रशिक्षण यहाँ पे मिलेगा। उदय शंकर इंडिया संस्कृति केंद्र की हुई थी स्थापना 8 दिसंबर 1900 को राजस्थान में जन्मे उदय शंकर ने अल्मोड़ा को अपनी कर्मभूमि बनाया था। उन्होंने नृत्य और अनेक प्रयोग यहाँ पे किए और 1938 में उन्होंने अल्मोड़ा में उदय इंडिया संस्कृति केंद्र की स्थापना की। उदय शंकर को इसके अतुलनीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी न्यूज़ है। अल्मोड़ा में फिल्म एवं टीवी प्रशिक्षण संस्थान जो उदय शंकर नाट्य संस्थान परिसर में इसकी स्थापना की जाएगी। FTII की तर्ज पे इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड को कार्बन मुक्त करने का संकल्प लें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपाय करने के लिए 2025 तक प्रदेश को कार्बन मुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। IIP मोहकमपुर, इंडियन ऑयल एंड पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान PCRE की ओर से आयोजित सक्षम 2023 की थीम ऊर्जा संरक्षण नेट जीरो की ओर से कार्यक्रम में आए स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 तक पूर्ण साक्षर और हर कॉलेज को ग्रीन कैंपस बनाने, तंबाकू मुक्त और नशा मुक्त कॉलेज और टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य किया गया। 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है, हर कॉलेज को ग्रीन कैंपस बनाना, तंबाकू मुक्त करना, नशा मुक्त करना, टीबी मुक्त करने का ये लक्ष्य रखा गया है। केंद्र व पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2030 तक देश को कार्बन मुक्त रखने की योजना बनाई है, जबकि उत्तराखंड ने 2025 इसका टारगेट रखा है। नेक्स्ट अपडेट है, शासन ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी का प्रस्ताव लौटाया। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद खेल निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव मांगा। शासन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी के प्रस्ताव को वित्त विभाग की आपत्ति के बाद खेल निदेशालय को वापस लौटा दिया है। वित्त विभाग ने खेल श्रेणी 4 में ग्रेड पे 2000 के पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने पर असहमति जताई है। अन्य श्रेणियों में स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है। इससे राज्य के उन पदक खिलाड़ियों को झटका लगा है जो सरकारी नौकरी के आस लगाए बैठे हैं। 1800 से 2000 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक की सरकारी नौकरियों के लिए शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को शासन की ओर से कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दिया गया है। सीएम की अध्यक्षता में बनेगी समिति। शासनादेश में कहा गया कि पदक विजेताओं और खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी और समिति में प्रमुख सचिव, खेल सचिव और संस्कृति विभाग, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग के सचिव एवं निदेशक खेल के सदस्य होंगे। इन पदों पर नौकरी का प्रस्ताव है। शासनादेश में कहा गया कि खेल श्रेणी में एक ओलंपिक स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता को चिन्हित विभागों में समूह 5400 ग्रेड की नियुक्ति दी जाएगी और राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियन, एशियन गेम्स, ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए 4800 ग्रेड, रजत कांस्य पदक विजेता को 4600 पे ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। परीक्षा से बाहर हुए अभ्यर्थी बोले, पुलिस ने गलत फंसाया। भर्ती परीक्षाओं से बाहर करने के नोटिस के जवाब में ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गलत फंसाया, वे नकल की गतिविधियों में शामिल नहीं है। वहीं तमाम अभ्यर्थियों के पते अधूरे होने के चलते नोटिस बैरंग लौट आए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल के संदेह में 184 अभ्यर्थियों को डिबार सूची में डाल दिया गया। इन पर वन दरोगा, सचिवालय रक्षा, स्नातक स्तरीय VPDO परीक्षाओं में नकल के आरोप लगे थे। आयोग ने उन सभी कैंडिडेट्स को नोटिस भेजा। अभ्यर्थियों ने आयोग से नाम सार्वजनिक करने की अपील और उधर आयोग के अध्यक्ष GS माथुर ने कहा कि नोटिस जांच के बाद भेजे गए थे। नोटिस के जवाब का परीक्षण जारी है, इसके बाद ही अंतिम फैसला इसमें लिया जाएगा। 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नोटिस का जवाब दिया। कई अभ्यर्थियों को भेजे गए अपूर्ण पते की वजह से बैरंग लौटे नोटिस।
विशेष शिक्षा भर्ती में टीईटी से छूट मिलेगी। प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए की जा रही शिक्षकों की भर्ती में स्पेशल बीएड वाले बेरोजगारों को टीईटी की शर्त से छूट मिल सकती है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। स्पेशल बीएड वालों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की रियायत देने की सिफारिश की गई। साथ ही शर्त जोड़ी गई, चयन के बाद उन्हें 3 साल में टीईटी पास करना होगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने छूट देने के संकेत दिए। राज्य के सरकारी स्कूलों में शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर विशेष छात्रों के लिए 380 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इन शिक्षकों के लिए सरकार ने डीएलएड बीएड के साथ टीईटी पास करना अनिवार्य किया है, लेकिन इस मानक से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पढ़ाई के लिए स्पेशल बीएड कर चुके बेरोजगार मुश्किल में हैं। दरअसल स्पेशल बीएड के लिए मानक भारतीय पुनर्वास परिषद तय करती है। सामान्य बीएड वालों के लिए एनसीटी इसका मानक तय करती है। एनसीटी में स्पेशल बीएड के लिए फिलहाल प्रावधान नहीं है। इससे जब स्पेशल बीएड वालों ने टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किया तो उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। कुछ समय पहले स्पेशल बीएड प्रशिक्षु ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मुलाकात कर अपनी बात रखी। सूत्रों की शिक्षा सचिव के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस मामले का अध्ययन करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। 380 पदों पर यह भर्ती की जा रही है और 600 से ज़्यादा स्पेशल प्रशिक्षित हो सकेंगे भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित। नेक्स्ट अपडेट है, 3 से 4 फीट बर्फ की परवाह किए बिना 7,000 से ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे और 6:20 पर खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 45 कुंतल फूलों से सजाया गया मंदिर, बिना बुकिंग के जा रहे यात्रियों को रोका गया। केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पैदल मार्ग और धाम के चारों ओर बिछी 3 से 4 फीट बर्फ की परवाह किए हुए श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम में उमड़ी भीड़। श्रीनगर टिहरी में रोकने पड़ी सैकड़ों श्रद्धालु। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और बर्फबारी के बीच करीब 8,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के कपाटोद्घाटन का साक्षी बनने के लिए केदार घाटी पहुंच गए हैं। नेक्स्ट नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ है, सूडान में ऑपरेशन कावेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कावेरी शुरू, उत्तराखंड के 7 युवक भी उसमें फंसे हुए हैं। सुरक्षित निकासी के लिए 500 भारतीय सूडान पोर्ट पर पहुंचे। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सोमवार को एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। इसके तहत करीब 500 भारतीय सूडान पोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि कई और रास्ते में। सभी जल्द स्वदेश लौटेंगे। उत्तराखंड में 7 युवक भी शामिल होंगे इसमें, जिसमें हरिद्वार के 4, देहरादून के और टिहरी के और रुद्रप्रयाग का 1 निवासी सूडान में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ट्वीट किया कि भारतीय वायुसेना के जहाज और नौसेना के पोत भारतीयों को लाने की तैयारी में उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। फ्रांस ने 5 भारतीयों को निकाला। फ्रांस की तरफ से चलाए गए निकासी अभियान में भारत सहित 28 देशों के 388 लोगों को सूडान से निकाला गया है। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने बताया कि उनकी वायुसेना ने 5 भारतीयों को इसमें निकाला। तो ऑपरेशन कावेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 500 भारतीयों को सूडान से, अभी हाल ही में सूडान में वायलेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पे भारतीयों को इवैक्यूएट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट विलेज का ये साइन बोर्ड लग चुका है। भारत का प्रथम गांव माणा, जो पहले लास्ट गांव माना जाता था, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पे ये किया गया। सीमांत गांव माणा को देश के प्रथम गांव के रूप में संबोधित किया गया था। हमारी सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो प्लेसेस इन न्यूज़ में है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये महसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और थोल लेक ये 1912 में बिल्ड की गई थी और इसको 1988 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया और इट वाज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रामसर साइट 2021 में थोल लेक को सम्मिलित किया गया। गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं लोकेशन, गुजरात के मैप में ये महसाना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है 2 कंट्रियों के बीच। एग्जाम में काफ़ी अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन लाइन जो है
बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच। मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट लाइन है। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच है। ग्रीन लाइन साइप्रस और तुर्की के बीच है। मैन मैनरहीम लाइन रसिया और फिनलैंड के बीच। डुरुंड लाइन ये भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है डुरुंड लाइन है। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच है। 17वीं पैरेलल लाइन जो 17वीं समानांतर रेखा ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के मध्य है। 20वीं पैरेलल लाइन है सूडान और लीबिया के बीच। 22वीं पैरेलल लाइन है सूडान और इजिप्ट के बीच। 25वीं पैरेलल लाइन है मॉरिटानिया और माली के बीच। और 31वीं पैरेलल लाइन है इराक ईरान के बीच। 38वीं पैरेलल लाइन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच। 49वीं पैरेलल लाइन ये इंपॉर्टेंट है यूएस और कनाडा के बीच है। 49 पैरेलल लाइन। 24वीं पैरेलल लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात के पास गुजरात राज्य के पास। सीज फायर लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो फ्रेंड्स ये थे दो देशों के बीच जो बाउंड्री लाइन डिसाइड की गई है। ग्रीन लाइन अट्टिलिया लाइन साइप्रस और टर्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए। और आज बात करते हैं जो कल आपको क्वेश्चन दिए गए थे होमवर्क के, उनके आंसर को हम डिस्कस करेंगे आज। पहला था मिड डे मील स्कीम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है और इसमें जो आंसर है आपका ओनली टू वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है वर्ल्ड लार्जेस्ट। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम यह है। ओनली टू ऑप्शन इसका राइट है। इसका एक्सप्लेनेशन है मिड डे मील स्कीम ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। यहाँ पे बता दें आपको सेंट्रली स्पॉन्सर का मतलब है राज्य और केंद्र दोनों इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये फाइनेंस जो करते हैं राज्य और सेंटर का दोनों का होता है और सेंट्रल सेक्टर में केवल सेंटर का योगदान रहता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। 1995 15 अगस्त 1995 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये लॉन्च की गई और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है टू अटेन द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी। प्राथमिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण के लिए ये चलाई गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रोवाइड कुक मील टू एवरी चाइल्ड विद इन द ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए और एक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। इन 2021 इट वाज रिनेम्ड एज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। 2021 में जो मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर ये नया नाम रखा गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। पीएम पोषण अभियान के नाम से ये जानी जाती है वर्तमान में। इट आल्सो कवर द स्टूडेंट ऑफ द बाल वाटिका। ये बाल वाटिका जो है चिल्ड्रन जो 3 से 5 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं प्री प्राइमरी क्लासेस इनको बाल वाटिका के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र किया गया। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड डे मील स्कीम की जो हिस्ट्री है 1925 में स्टूडेंट मील स्कीम सबसे पहले मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाई गई थी और 1980 में गुजरात केरला तमिलनाडु पुडुचेरी में इसी तरह की स्कीम शुरू की गई थी। 1990-91 में 12 ये प्रोग्राम 12 बढ़ा के 12 कर दिए गए थे और 1995 में मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई। 2408 ब्लॉक भारत के 2408 ब्लॉकों में ये की गई थी। 1997-98 में सभी ब्लॉक इसमें इंक्लूड किए गए। 2007 में 3479 बैकवर्ड ब्लॉक्स इसमें सम्मिलित किए गए और कक्षा 8 तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कक्षा 8 तक इस मिड डे मील स्कीम में कब सम्मिलित किया गया। तो ये 2007 में सम्मिलित किया गया था। इन 2008-9 स्टूडेंट अप टू क्लास 8 इन ऑल गवर्नमेंट रन एडेड स्कूल एंड मदरसा मकतबाज और मिड डे मील सभी जगहों पे ये मिड डे मील लागू हुई थी 2008 में। जो गवर्नमेंट रन स्कूल है और एडेड स्कूल दोनों में ये यहाँ पे नॉर्म भी दिए गए हैं। फूड नॉर्म्स अंडर मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत फूड नॉर्म क्या होने चाहिए। प्राइमरी क्लासेस के लिए 100 ग्राम फूड ग्रेन होना चाहिए। दाल 20 ग्राम होनी चाहिए। 50 ग्राम वेजिटेबल होने चाहिए। 5 ग्राम ऑयल एंड फैट्स। और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 150 ग्राम है। 30 ग्राम पल्स है। 75 ग्राम वेजिटेबल है। ऑयल फैट्स 7.5 ग्राम है। जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है इसके जो मुख्य उद्देश्य है मिड डे मील स्कीम का बूस्ट स्टूडेंट जो इनरोलमेंट बच्चों की संख्या बढ़ाना। बूस्ट द स्टूडेंट इनरोलमेंट प्रमोट द स्टूडेंट अटेंडेंस टू प्रोवाइड हॉट कुक मील विद द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू अट्रैक्टिंग चिल्ड्रन हु आर रिलेक्टेंट टू गो स्कूल। जो स्कूल जाने के लिए अनुच्छुक है उनको स्कूल में इनरोलमेंट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विश्व आर्थिक मंच में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये यहाँ पे जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। पहला ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसी के द्वारा की जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा की जाती है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। तो इसका यहाँ पे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करते हैं। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक विश्व आर्थिक मंच 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। जो मेजर रिपोर्ट इसके द्वारा की जाती है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो होमवर्क क्वेश्चन था, कौन सी पहल जल संरक्षण से संबंधित है? वाटर कंजर्वेशन से कौन सी पहल है? इसका राइट आंसर है ये सभी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, सुजलाम अमृत सरोवर, ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर था। और बात करेंगे आज के जो होमवर्क क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वोस्ट्रो अकाउंट, आपने सुना होगा न्यूज़ में, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो दो टाइप के अकाउंट होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से स्टेटमेंट राइट है आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानक 2006, माल भौगोलिक उप दर्शन अधिनियम 1999, गुड्स एवं रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताना है। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, प्रायो समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? Cas9 प्रोटीन जो न्यूज़ में मेंशन किया गया था, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कल दिए जाएंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है आज का होमवर्क, भुगतान संतुलन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके संबंध में कौन से यहाँ पे चालू खाता बनाता है? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्य संतुलन और विशेष आहरण अधिकार। तो फ्रेंड्स ये थे होमवर्क के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय।